हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का इतिहास हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। और पिछली वाली वीडियो में मैंने जो है 4 खलीफाओं के बारे में बताया है। अब हम जो है इन 4 खलीफाओं के बाद ठीक है उम्मयद वंश की ओर बढ़ते हैं। उम्मयद वंश, ठीक है, उम्मयद वंश और राजतंत्र का केंद्रीयकरण। ठीक है, तो बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित राजतंत्र जो था खिलाफत नष्ट हो गई और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। यानी कहने मतलब ये है कि उस समय जब 4 खलीफा थे, इन 4 खलीफाओं ने जो है आपस में जो है गृह युद्ध हुए और ये जो है इनकी कई खलीफाओं की हत्या भी कर दी गई। उसके बाद ये जो खिलाफत नष्ट हो गई तो अब सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। यानी सत्तावादी राजतंत्र क्या मतलब क्या होता है, यानी जिसकी सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो सत्ता को अपने अधीन कर लेगा। तो सत्तावादी राजतंत्र की जो है स्थापना होने लगी। तो उम्मयदों ने एक ऐसे बहुत बड़े राजनीतिक उपाय किए जिनसे जो है इनका साम्राज्य जो है और इनका नेतृत्व सुदृढ़ हो गया। और पहले उम्मयद खलीफा यानी जो है पहला उम्मयद खलीफा कौन था? मुआविया। ये क्या है? पहले खलीफा का नाम है मुआविया, ने दशमिक को अपनी राजधानी बनाया। अब इस मुआविया ने क्या करा, तो दशमिक जो था इस दशमिक को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो जो पहला खलीफा है मुआविया, इसने जो है दशमिक को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद ठीक है बाइजेंटाइन साम्राज्य में राजदरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। यानी इसने जो बाइजेंटाइन जो राजधानी थी पहले, जो उस समय ईरान या जो मुस्लिम साम्राज्य जो है उस समय बाइजेंटाइन जो राजधानी थी, यहाँ पर जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी वो सभी जो है इसने अपने अधीन कर लिया, अपने जो है इस गुण को अपना लिया। फिर उसने वंशगत उत्तराधिकार को परंपरा की प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वह उसके पुत्र उसको वारिस स्वीकार कर ले। और फिर इसने क्या कहा, जो मुआविया है इसने जो वहाँ के जो और भी जो व्यक्ति हैं उनको अपने अधिकार में ले लिया और इन्होंने मनाने पे ये मजबूर कर दिया कि वो भी क्या है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है इस मुआविया ने जो है दशमिक के अंदर जो है यानी उम्मयद वंश, एक नया वंश सामने आया। खिलाफत जब ख़त्म हो गया तो अब उम्मयद वंश जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए आगे, उसके बाद में आने वाले खलीफाओं ने नवीन परिवर्तन अपना लिया। उसके फलस्वरूप उम्मयद वंश 90 वर्ष तक जो है और अब्बासी 2 शताब्दी तक सत्ता में बने रहे। यानी जो है उम्मयद जो वंश है, यानी उम्मयद जो वंश है वो 90 वर्ष सत्ता में रहा। फिर उम्मयद वंश के बाद में जो है इस मुस्लिम प्रदेश के अंदर जो है अगला जो एक नया अब्बासी वंश शुरू होगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब्बासी क्रांति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उम्मयद वंश जो है 90 वर्षों तक जो है इसने इन मुस्लिम प्रदेशों के अंदर जो है अपनी सत्ता कायम रखी। उम्मयद राज्य एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। यानी उस समय जब ये एक मुआविक था तो ये क्या था, ये जो राजवंश है एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। अब वहाँ सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरिया सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। यानी जो सीरिया के जो लोग हैं, सीरिया के जो सैनिक हैं, वो सैनिक जो है उनके बल पर अब जो ये नया वंश जो है ये अपनी सत्ता को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, प्रशासन में ईसाई सलाहकार और उसके अलावा जरसूस, लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे। ठीक है, तो इस मुआविया ने कहा ईसाई सलाहकार, ठीक है, यानी ईसाई सलाहकार को जो है अपने दरबार में बिठाया, उनसे ये सलाह मशवरा करने लगा। उसके बाद जरतुस्त, ये क्या था, लिपिक। इस जरतुस्त को भी जो है, लिपिक को जो है इसने अपने राज्य में जो है जगह दी। इस तरह से हम देखेंगे। तो उसके बाद ठीक है, तो इस मुआविया ने जो है ईसाई सलाहकार जरतुस्त लिपिक इनको अपने दरबार में रखा
और इन व्यक्तियों की मदद से जो है मुआविया जो है अपना प्रशासनिक जो जितना भी समस्त कार्य है, ये सारे जो प्रशासनिक कार्य है ये इन व्यक्तियों से करा रहा है। इसके अलावा इसने कह रहा सीरियाई सैनिक को जरतुस्त लिपिक है, ईसाई सलाहकार है, इनको अपने प्रशासनिक अंग बनाकर इनकी सहायता लेकर धीरे धीरे जो है उम्मयद वंश जो है अपने चरम पर, अपने उत्कर्ष पे बढ़ता रहा। ठीक है, और इस्लाम धर्म जो है उम्मयद वंश को जो है लगातार बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, इन सभी कठिनाइयों के बावजूद तो एकता के लिए अनुरोध करते रहे और फिर विद्रोह को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। यानी जो भी विद्रोह हुआ उम्मयद वंश के अंदर, उस समय जो इन विद्रोह को जो है इस्लाम के विद्रोह के नाम पर इन विद्रोह को दबाते रहे। उन्होंने अपनी जो है अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। यानी इन्होंने क्या अपनी अरबी जो सामाजिक जो पहचान है इन मुआविया ने या उम्मयद वंश ने बनाए रखी। अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारी ने शासनकाल में अपना और इस्लाम दोनों ही पहचानों पर मौजूद हुई। ठीक है, अब एक नया व्यक्ति जो सामने आ रहा है, अब्द अल मलिक। अब्द अल मलिक, ठीक है। तो अब्द अल मलिक और इसके जितने जो उत्तराधिकारी हैं, इन्होंने जो है इस्लाम के अंदर, अरब कंट्री के अंदर जो है अपनी एक पहचान बनाना जो है शुरू कर दिया। और ये जो अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने कुछ तरीके अपनाए, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से, ठीक है, तो हम देखें तो इस्लाम कंट्री जो है वो धीरे धीरे जो है अपनी नीतियों पर आगे बढ़ता रहा और अब्द मलिक ने जो है नई नीतियाँ अपनाई। तो उसके बाद हम देखें तो अब्द अल मलिक जो उम्मयद वंश का जो अगला जो शासक है, इसने काफ़ी बड़े बदलाव किए। तो अब्द अल मलिक ने दिनार, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था उस समय, दिनार का निर्माण कराया। दिरहम, चांदी के सिक्के, यानी उस समय जो दिरहम था वो चांदी के सिक्के जो है इस अब्द अल मलिक ने बनवाए और अपनी एक पहचान बनवाई इसने। और उसके बाद में जेरूसलम में जो इसने डोम ऑफ रॉक, यानी जो है एक मीनार का निर्माण कराया। ठीक है, तो यदि हम देखें तो दिनार मतलब सोने के सिक्के, दिरहम मतलब चांदी के सिक्के और जेरूसलम में जो है डोम ऑफ रॉक। अब ये क्या चीज़ था? ये डोम ऑफ रॉक जो है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का एक गुंबद, चट्टान का क्या था, एक गुंबद था। और इस्लामी वास्तुकला का ये पहला बड़ा नमूना है। यानी इस्लामी देश का जो है ये एक पहला नमूना जो है, इसे चट्टान पर एक गुंबद बनवाया, ठीक है, इस्लाम के लिए। और जेरूसलम की नगरी मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। और पैगंबर मोहम्मद को स्वर्ग की ओर रात्रि में यात्रा में यह स्मारक जुड़ गया और ये उनका एक रहस्यमय महत्व था। यानी कहते हैं कि उस समय जो है पैगंबर मोहम्मद साहब जो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तथ्य से जो है ये गुंबद जुड़ गया और इसकी मान्यता बढ़ गई और इस्लाम में जो है इसका काफ़ी नाम होने लगा, डोम ऑफ रॉक। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब्द अल मलिक ने जो है सिक्कों पर भी, ठीक है, तो ये सिक्के हैं दिनार और दिरहम, ये उस समय जब ईरान, अगर हम देखें यूनान के अंदर जो दिनारियस था, दिनारियस जो सिक्का है और द्रखामा जो सिक्का है, ये द्रखामा सिक्का की तरह ही ये दिनार और दिरहम जो है अब्द अल मलिक ने चलाए। तो अब्द अल मलिक ने जो है जेरूसलम में जो है ये रॉक बनवाकर इस्लामी पहचान के विकास में एक महत्वपूर्ण और अत्यंत जो है प्रदर्शनीय योगदान रहा है अब्द अल मलिक का। उसके बाद जो भी इसने सिक्के चलाए अब्द अल मलिक ने, तो इससे पता चलता है कि बाइजेंटाइन की मुद्रा प्रणाली में अरबी, इस्लामी, ठीक है, तो ये जो दिनार और दिरहम जो सिक्के हैं चांदी के, सोने के, इसमें अरबी और इस्लाम का जो है हमें मिश्रण मिलता है। ठीक है, दूसरे सिक्के जो है दिखाए गए उसमें लंबे जो है, जो दूसरे हमने जो सिक्के देखे हैं, जैसे हमने किताब में देखा है कि 3 सिक्के की हमें आकृति दी गई है, उसमें 3 जो है पुरुषों की जो है आकृति बनी हुई है, एक में जो है एक अब्द अल मलिक को दिखाया गया है और अरबी भाषा में उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ तस्वीरें हमें उन जो है सिक्कों पर पता पड़ रही है। तो धीरे धीरे जो है अब्द अल मलिक ने जो है इन सिक्कों पर इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए सिक्कों पर जो है कुरान की जो है अच्छी जो बातें हैं, जो उद्देश्य जो है वो उस सिक्कों पर उसने लिखवाना शुरू कर दिया। तो सिक्कों के माध्यम से व्यापार भी हो रहा है,
सिक्कों के माध्यम से जो है धर्म का प्रचार भी हो रहा है, और सिक्कों के माध्यम से जो है उम्मयद वंश या उनके वंश से संबंधित जो है घटनाओं का जो है हमें वर्णन मिलता है। तो धीरे धीरे जो है अब्द अल मलिक ने जो है सिक्कों पर, ठीक है, सिक्कों पर अपने वंश के बारे में, अपने शासन काल के बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में, अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसके अलावा देखिए और भी जो है उनसे जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं, इन तमाम चीज़ों को जो है उसने सिक्कों पर उत्कीर्ण करना या करवाना शुरू कर दिया, जिससे कि जो है इतिहास में जो है अब्द अल मलिक के बारे में और भी जानकारी हमें मिल सके। तो अब्द अल मलिक के बारे में जो हमें जानकारी जो है इन सिक्कों से प्राप्त होती है, क्योंकि अब्द अल मलिक ने जो है सिक्कों का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, और इससे जो है इसने इस्लाम को भी बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिली इन सिक्कों से। तो यदि हम देखें तो ये क्या है, एक कला और शिल्प प्राणियों के प्रतिरूप का प्रति विरोध होना लगा। तो धीरे धीरे जो है अब्द अल मलिक ने जो है मौद्रिक सुधार और उसके राज्य वित्त जो पुनर्गठन में जुड़े हुए थे। अब्द अल मलिक ने जो है सिक्कों ढलाने की प्रक्रिया में इतनी सफलता थी कि वो नीचे और जो 3 सिक्के जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले जाते रहे। यानी अब्द अल मलिक ने जो है सिक्के ढालने की जो प्रक्रिया या जो प्रणाली है उसमें वो इतना उन्नत और पारंगत हो गए हैं उनके शिल्पकार, जो है कई शताब्दियों तक जो है इन सिक्कों का निर्माण होता रहा, चांदी के और सोने के सिक्के, दिरहम और दिनार, ठीक है। तो इस तरह से अब्द अल मलिक ने, ठीक है, अब्द अल मलिक ने जो है किस तरह जो है धीरे धीरे जो है अरब कंट्री के अंदर जो है अपने इस्लाम को बढ़ावा दिया इसने, और आगे चलता रहा। अब उसके बाद देखिए, तो ये तो था उम्मयद वंश के बारे में। अब हम आगे चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखें, हम इसको मैं साफ कर देता हूँ उम्मयद वंश को। देखिए अब अब्बासी वंश और क्रांति, ठीक है। तो अब उम्मयद वंश के बाद जो अगला वंश जो आ रहा है वो कौन सा वंश है? अब्बासी वंश, ठीक है। अब ये अब्बासी, क्लियर है। अगर हम इनके बारे में और देखें तो ये अब्बासी होता क्या है, तो अब्बासियों ने क्या है, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंश से है, यानी जो अब्बासी जो वंश है ये पैगंबर मोहम्मद के जो चाचा हैं अब्बास, उस वंश से ही निकला है, ठीक है। अब्बास, ये अब्बास कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के चाचा, ठीक है। तो ये अब्बास जो थे ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे, और इस अब्बास से जो है अब्बासी वंश निकला, और धीरे धीरे जो है ये वंश जो है उम्मयद वंश के बाद स्थापित हुआ, ठीक है। तो हमने देखा पहले खलीफाओं में खिलाफत हुई, उसके बाद में उम्मयद वंश आया। अब उम्मयद वंश के बाद में एक नया वंश आ रहा है, वो है अब्बास या अब्बासी वंश, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उम्मयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी, यानी जो उसने केंद्रीकरण कर रखा था अलग अलग जगह, उम्मयद वंश ने अपनी शक्ति को जो है विकेंद्रित कर रखा था। तो दवा नामक एक सुन्नियत आंदोलन ने, ठीक है, दावा नाम का एक क्या था, सुनियोजित आंदोलन, एक सुनियोजित आंदोलन ने जो है उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। यानी दावा नाम का जो एक सुनियोजित जो आंदोलन हुआ उस समय अरब कंट्री के अंदर, और इसने जो है इस उम्मयद वंश का खात्मा कर दिया, उखाड़ फेंका, ठीक है। फिर 750 में जो है इस वंश की जगह अब्बासियों ने ली, जो कि मक्का के ही थे। यानी अब देखिए ये जो अब्बासी वंश ये कहाँ के थे? मक्का क्षेत्र के, ठीक है। तो इस तरह उम्मयद वंश खत्म होने के बाद में अब्बासी वंश सामने आया। तो हम देखें, अब्बासी ने उम्मयद वंश को दुष्ट बताया और ये दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनः स्थापना करेंगे। यानी इन अब्बासी ने जो है उम्मयद वंश को भ्रष्ट बताया, ठीक है।
और उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमें पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी हमें इस्लाम की, इस्लाम के प्रदेशों की। तो उसके बाद देखिए इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसके सांस्कृतिक में भी बदलाव आए। यानी अब क्या कर रहे हैं, ये जो अब्बासी वंश के जो लोग हैं ये इस्लाम के अंदर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, पुनः स्थापना कर रहे हैं। इन तमाम घटनाओं और आंदोलन को अब्बासी क्रांति का नाम दिया गया। यानी कहने का मतलब ये कि जो अब्बासी वंश के जो लोग हैं वो इस्लाम में पुनः स्थापना कर रहे हैं, इस्लाम में परिवर्तन कर रहे हैं, इस्लाम में बदलाव कर रहे हैं, और ये तमाम बदलाव जो है और जो आंदोलन कर रहे हैं इन सभी को जो है अब्बासी क्रांति की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब्बासियों का विद्रोह खुरासान यानी पूर्वी ईरान, ठीक है, में बहुत दूर तक इस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। यानी जो अब अब्बासियों का जो पहला जो विद्रोह हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, खुरासान। ये खुरासान कहाँ है, पूर्वी ईरान। ठीक है, तो अब्बासियों का जो पहला जो विद्रोह है वो कहाँ हुआ, पूर्वी ईरान के अंदर। ठीक है, पूर्वी ईरान के अंदर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए जहाँ पर दशमिक ने बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े में 20 दिन में ही पहुँचा जा सकता है। खुरासान में अरब ईरानी की मिलीजुली आबादी थी और जिसमें विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सके, और यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से ही आए थे और वो सीरिया के लोगों के प्रभुत्व में से नाराज़ थे। खुरासान के अरब नागरिक उम्मयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि उन्होंने कर से रियायत और विशेषाधिकार देने के लिए वायदे किए थे। ठीक है, वह पूरे नहीं कर पाए। और जहाँ तक कि ईरानी मुसलमान का संबंध है वो अपनी जातीय चेतना से ग्रसित अरबों के तिरस्कार के शिकार होना पड़ा और वह उम्मीदों के को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है इस तरह जो है इन उम्मीदों का जो है विद्रोह हुआ, इनकी सत्ता को ख़त्म कर दिया। और जो पहला जो अब्बासी क्रांति का जो पहला जो क्षेत्र है वो है खुरासान यानी पूर्वी ईरान। तो यहाँ पर जो है तेज़ दौड़ने वाले घोड़े थे और इन घोड़ों से काफ़ी दूर तक जो है पहुँचा जा सकता है और वहाँ पर जो है उन क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में भी लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे जो है अब्बासियों ने जो है ये काम शुरू कर दिया पूर्वी ईरान से। ठीक है, तो ये पहला विद्रोह था उस समय पूर्वी ईरान के अंदर, खुरासान के अंदर, जो कि अब्बासियों ने जो है इस घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हमने देखा है कि किस तरह से जो है उम्मयद वंश की स्थापना हुई, उम्मयद वंश का किस तरह खात्मा हुआ, दवा नामक एक सुनिश्चित आंदोलन से हुआ। उसके बाद अब्बासी वंश या अब्बासी क्रांति जो है सामने आया। तो हम एग्ज़ाम में भी देखें तो कई बार एग्ज़ाम में भी आता है कि अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं, उम्मयद वंश का खात्मा कैसे हुआ। ये जैसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं कई बार जो है एग्ज़ाम में आते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं हमारे लिए। और इस तरह से जो है इन प्रश्न को जो है आप अपने होमवर्क में भी आप कर सकते हैं कि अब्बासी क्रांति किसे कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के 4 खलीफाओं के बारे में बताइए। ठीक है, यह 4 खलीफाओं में किस तरह खिलाफत हुई उसके बारे में संक्षेप में बताइए। इस तरह से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। या उम्मयद वंश पर टिप्पणी कीजिए, या अब्बासी क्रांति किसे कहते हैं, या अब्बास कौन है। तो इस तरह से छोटे और जो है लघुतात्मक क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है इस टॉपिक के अंदर बनते हैं। तो आप एज ए होमवर्क यानी आप होमवर्क भी जो है इसके अंदर जो है इस क्वेश्चनों को आप होमवर्क के अंदर भी कर सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में हम चलेंगे इसके अंदर अब्बासी क्रांति के बारे में आपको और डिटेल से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।